अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है और इस क्वेश्चन की जो रिक्वायर है वो है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको इसकी बनानी है इनकम स्टेटमेंट एंड देन फिर आपको इसकी बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन मींस बैलेंस शीट। अच्छा सर, पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती क्या है? बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई दो पार्टनर्स या दो से ज्यादा पार्टनर्स, अभी यहाँ पे दो पार्टनर्स की मिसाल रखते हैं कि फॉर एग्जांपल दो लोग हैं एक और वो अपना सेपरेट बिजनेस करते हैं, उनकी सेपरेट एंटिटी है, मीन सोल प्रोपाइटर है वो। अब अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और दोनों ने कहा कि हमें आपस में मिल के कारोबार करना है, एक दोनों को मिलके जब कारोबार करेंगे एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बनती है, एग्रीमेंट बनता है इन दोनों के दरमियान, और वो दोनों आपस में उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तैयार करने के बाद मिलके कारोबार करते हैं, तो ये सर पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है और इसकी अकाउंटिंग अलग होती है। अच्छा, अब पार्टनरशिप बिजनेस की यहां पे होगी फॉर्मेशन, मतलब कि जब दो पार्टनर्स, अब अगर कोई पार्टनर्स, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं वो उनका पहले से कोई बैकग्राउंड हो बिजनेस का, वो सडनली कोई बिजनेस अपना मिलके स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत। अब यहां पे समझने की बात यह है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती कैसे है। सर इसके प्रोसीजर्स हैं, मतलब ये स्टेप वाइज है कि सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्मेशन होती है कि जो दो पार्टनर्स आ रहे हैं वो अपने बिजनेस और कारोबार में क्या लेकर आ रहे हैं, कौन सा असेट लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर पहले से अगर कारोबार करते हैं तो कोई लायबिलिटी तो नहीं है, उनका कितना रिसीवेबल है, इन सब के तहत उनकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हुए एक फॉर्मेशन होती है, पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। इसी तरह सर ये बिजनेस करते हैं और इनका बिजनेस चलता है, उसके बाद अगर इनको जरूरत पड़ती है किसी और पार्टनर की कि इनका जो कारोबार है उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, तो अगर किसी पार्टनर को अगर ये अपने पास अपने साथ बिजनेस में लेना चाह रहे हैं और उसके पास फाइनेंस मतलब पैसा है और उनको कारोबार में उनके पास एट द टाइम नहीं है, तो वो उनको जब अपने कारोबार में लाएंगे तो जाहिर सी बात है जब पार्टनर आएगा तो पैसे भी आएंगे। तो पार्टनर को लाने का भी इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एक तरीका है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एडमिशन। उसके बाद कारोबार चल रहा है, फॉर्मेशन हो गई, नए पार्टनर की एडमिशन भी हो गया, उसके बाद अब पूरा बिजनेस चलाने के बाद साल के आखिर में इनको कुछ प्रॉफिट भी होगा और कुछ लॉस भी होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपके जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहानी लिखी थी आपने कि अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो हम या तो रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये सब आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में कहानी लिखी हुई होती है। उसके बाद आपको कोई सी पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो काम सही से नहीं कर पा रहा या उसकी रिटायरमेंट का टाइम हो गया है, तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट का भी एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग में प्रोसीजर है। अब कितनी बातें हो गई, फॉर्मेशन हो गई, एडमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और फिर रिटायरमेंट हो गई। चार चीजें हो गई सर। पांचवी चीज, इदारा किसी काम का ही नहीं रहा, इदारे पे कर्जा बहुत चढ़ गया, अब बस खत्म करना है इसे, तो उसका प्रोसीजर है, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन। इदारे को बंद करने का भी एक प्रोसीजर है पार्टनरशिप अकाउंट। ये पार्टनरशिप की एक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। अब यहां पे इससे रिलेटेड तो मैं नहीं कहूंगा, एक सवाल दिया हुआ है जिसमें आपको एक इदारा है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस पे है जिसके दो पार्टनर हैं, यहां पे सवाल मैं रीड कर रहा हूं कि कास्टर एंड व्हील आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट। अब दो पार्टनर है, कास्टर एंड व्हील, ये पार्टनरशिप में है,
मींस दोनों बिजनेस कर रहे हैं मिलके। प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है, जो कि इनको नेट प्रॉफिट होगा, जिसको हम फाइंड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फिर इनको नेट लॉस होता है या नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि 3:2 रेशियो के मुताबिक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। The following trial balance was extracted from the books on September 30 September 2007। अच्छा, नीचे जो डेटा दिया हुआ है ये डेटा रिलेट किससे करता है, सितंबर 2007, सितंबर 30 2007 से। अब क्या ट्रायल बैलेंस बोलता है कास्टर एंड व्हील का, उसको देखते हैं। इन्होंने जो परचेजेस की हैं सर वो की हैं 119,600 की। उसके बाद है सेल्स सर। सेल्स इन्होंने कितने की हैं, 2,27,300 की। वेजेस एंड सैलरीज हैं इनकी 34,380 की। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है इनके 17,660 के। जनरल एक्सपेंसेस हैं इनके 21,350 के। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है 52,100 की। फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट है सर इनकी 21,500। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग्स पे जो लगा है वो लगा है 12,900 का। उसके बाद सर लिखा हुआ है कि डेब्टर्स, ये आपके रिसीवेबल जो हैं जिनका बैलेंस डेबिट साइड पे है, और वो लिखा हुआ है यहाँ पे सर 18,500। और उसके बाद क्रेडिटर्स जो हैं जिनके जिनके लायबिलिटी है जिनके आपके ऊपर जिनकी, वो है 9,140। उसके बाद सर स्टॉक एट 1 अक्टूबर 2016 जो कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है 10,300 की। कैश एट बैंक में कितना पैसा है 2,480 का। उसके बाद सर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं इनके, कि कास्टर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, और व्हील का जो कैपिटल अकाउंट है उसका भी बैलेंस क्रेडिट साइड पर है। करंट अकाउंट है इनके जो कि फ्लक्चुएट होंगे, जिसमें आपकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जाएगा। अगर ड्राइंग है, नीचे ड्राइंग भी है, ये भी लेस होगी। यहाँ पे ड्राइंग भी दी हुई है कास्टर की 17,130 की, और व्हील की कितनी है 16,240 की। टोटल डेबिट बैलेंस क्रेडिट एंड क्रेडिट बैलेंस इक्वल है। ये सर इनका ट्रायल बैलेंस था। अब हमें इनकी रिक्वायर जो है, यहाँ पे हमें इनका बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ पे कि कास्टर एंड व्हील का हम क्या बना रहे हैं, इनकी एंटिटी का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहां लिखूंगा कास्टर एंड व्हील trading profit and loss appropriation accounts है अकाउंट। जब का बना रहे हैं आप उसका आपको नीचे मेंशन भी करना है कि ऑन सितंबर 30 2007। अच्छा सर, ये जो सवाल मैंने रीड किया इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी हुई हैं। वही ना कि आपसे जब वो लेवल हाई होगा आपका तो वो आपसे एडजस्टमेंट भी लगाएगा, आपसे हैवी चीजें भी पूछेगा। यहां पे उसने आपसे एडजस्टमेंट लगाई जिसमें उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया आपको। वो फर्स्ट में कहता है कि सर आपका स्टॉक जो है वो एंडिंग स्टॉक कितने का बचा 9900।
At 30 September 2007, wages and salaries 3530 were accrued, means liability यहाँ पे जो कि अभी और हैं, पेबल हैं, इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनती है. इंश्योरेंस 1120 was prepaid, means जो एक्सपेंस है उसमें अभी 1120 रुपए क्या हैं, प्रीपेड हैं आपके. मींस इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी. एक का ताल्लुक आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन, दूसरा आइटम आपका इनकम स्टेटमेंट का है जो कि कहां जाएगा, आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा. उसके बाद वो आपसे कहता है एन इनवॉइस फॉर 1620 फॉर गुड बाउट ऑन क्रेडिट. एक इनवॉइस है जो कि आपने बाउट की थी ऑन क्रेडिट पे सर, जो कि 1620 की थी, 1620 की थी ड्यूरिंग सितंबर 2007 में. was received on September 2007 में आपको रिसीव हुई है. दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड, ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया. मींस कि आपने जो परचेजेस की हैं उसमें ये परचेजेस भी शामिल हैं. और ये परचेजेस किस पे शामिल हैं, ये क्रेडिट पे शामिल हैं. इसलिए जब आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो इसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन की क्रेडिट लायबिलिटी में भी जाएगा और आपकी परचेजेस में क्या होगा, ऐड भी होगा. उसके बाद वो कहता है कि फिक्सचर एंड फिटिंग्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट. इसकी हम वर्किंग करके आपकी इसके हम डेप्रिसिएशन को कहते हो 20% कम कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे. उसके बाद वो बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 3% ऑफ डेप्टर्स, मींस अकाउंट रिसीवेबल जो आपका डेप्टर्स हैं उन पे 3% का क्या है, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स, मींस अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम. इज टू बी क्रिएटेड, मींस क्रिएट हो गया. तो अब यहां पे हम शुरू करते हैं सर. सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या कहा मैंने, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है वो है आप अपनी सेल्स फाइंड करेंगे अपने डेटा में. फिर आप देखेंगे सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है, इस सवाल में तो नहीं दिख रही जो मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी है. तो आप अपने डेटा में से सेल्स निकालेंगे और यहां पे लिखेंगे. तो मैं यहां लिख रहा हूं सर कि मेरी सेल्स जो है वो यहां पे मुझे मिली सर, वो है 2,27,300 की, 2,27,300. सर सबसे पहले आपने अपनी सेल्स निकाली जो कि कास्टर एंड व्हील की सेल थी, वो है 2,73,300 की, वो आपने यहां पे लिख दी. सर इसके बाद आपने सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करना है. मींस के जो माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी जो माल आपने बेचा है. मींस के 2,27,300 का जो माल बेचा उसकी कॉस्ट में सेल क्या थी, कॉस्ट क्या थी उसकी. तो यहां पे उसको कैलकुलेट करने का वही तरीका जो हम करते हुए आए. यहां पे हेडिंग डालेंगे कि लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स सर. और इसमें सबसे पहले जो चीज हमें फाइंड करनी होती है वो होती है ओपनिंग इन्वेंट्री. मींस कास्टर एंड व्हील जो दो पार्टनर्स हैं, ये जब कारोबार में आए, पार्टनरशिप में आए, तो इनके पास ओपनिंग स्टॉक क्या था. तो वो हमें यहां पे दिखता है सर, जैसा कि मैंने रीड किया अभी ट्रायल बैलेंस आपके सामने, वो है 10,300 का. तो मैं यहां लिखूंगा कि ओपनिंग स्टॉक है सर 10,300. सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड की, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करने की थी, जो सेल्स की है उसकी कॉस्ट क्या थी, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्योंकि वो माल भी बिका है. उसके बाद सर आपने मजीद परचेजेस की हैं, ये परचेजेस डेटा में देगा.
कि परचेजेस आपने कितने की, तो आपने सर्च किया तो आपको सामने ही दिख गया कि आपने जो परचेजेस की हैं वो की हैं 1,19,600 की। लेकिन परचेजेस पे एक एडजस्टमेंट है जो कि मैंने अभी आपसे कही कि आपने सितंबर के महीने पे अगर आप अपनी एडजस्टमेंट 3 पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि आपने 1620 रुपए का एक माल सितंबर के ही पीरियड में खरीदा, लेकिन आपको रिसीव भी वो उसी वक्त हुआ, लेकिन वो क्रेडिट पे था, क्रेडिट पे है, और आपने है तो बिका तो वो भी होगा, लेकिन आपने उसको अपनी परचेजेस में काउंट नहीं किया, तभी वो आपको ट्रायल बैलेंस आपको कहां बता रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है सर, ऐड करनी है परचेजेस, लेकिन इसकी आपको वर्किंग करके दिखानी है, जिसको मैं यहाँ पे वर्किंग 1 का नाम दूंगा और मैं इसकी वर्किंग भी करूंगा। तो सर यहाँ पे एक सेपरेशन कर लेते हैं वर्किंग के लिए, क्योंकि आगे इसमें एडजस्टमेंट में हमें वर्किंग करके दिखानी होती है, क्योंकि जब आपसे वो ओ लेवल के टेस्ट पे वो पूछता है अकाउंट, आपसे जब वो विदाउट एडजस्टिंग एंट्री पूछता है तो आपको वर्किंग करके बताना पड़ता है कि, और वर्किंग के आगे आपको मेंशन भी करना है कि वर्किंग मैंने 1 यहां की है, तो इसकी इस वर्किंग की कंप्यूटेशन मैंने वर्किंग के, जब वर्किंग का कॉलम है उसमें 1 2 करके आप उसको क्लेरिफाई बता सकते हैं। तो यहां पे वर्किंग कर रहा हूं मैं, और सर सबसे पहले जो मेरी परचेजेस थी वो पहले से कितने की थी, 1,19,600 की थी। इतने का माल सर और है खरीदा, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ऐड करने के बाद सर मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मेरे पास जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी 121,000,220 सर। अब क्या करूंगा मैं, इसको ऐड करूंगा अपने ओपनिंग स्टॉक के अंदर। पहले तो मैंने ऐड परचेजेस की जगह ये वैल्यू लिखूंगा, मैं अपनी ट्रायल बैलेंस वाली परचेजेस यहां नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट थी, मैंने एडजस्टमेंट की वर्किंग में और फिर मैंने ऐड की अपनी परचेजेस को, अपनी परचेजेस को लिखा। तो वो कितनी आई सर, 1,21,220। इसको मैंने अपनी ओपनिंग स्टॉक में प्लस किया, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आया सर। और वो कितना आया, वो कितना आया, वो आया 1,31,520 का सर, 1,31,520। अब इसमें से सर आप माइनस करते हैं, आप माइनस करते हैं अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को, कि आपके पास आखिर में जो माल बच गया, क्योंकि जो बच गया वो सेल में शामिल नहीं होगा, तो आप उसको अपने कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी, उसने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है कि एंडिंग स्टॉक जो है वो आपका कितने का है, 9,900 का। तो लेस कर देंगे हम यहां से, लेस एंडिंग, लेस एंडिंग इन्वेंट्री सर, एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर दी सर हमने यहां से, और वो कितनी थी, 9,900। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, जिसको मैं अपनी सेल्स में से माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा सर,
मेरे पास आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब यहां पे मैंने इसको माइनस किया, तो मेरे पास जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है सर मेरी, 1,21,620 की। सर ये मैंने कैलकुलेट की है 620 की, इसको मैं क्लियर कर दूं यहां पे। $620 की सर। अब जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया, तो मेरे पास मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया मेरे पास, मेरा 2,27,300 की हमारी सेल थी। तो सर हमारे पास आए 105680 सर। ये आ गया सर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट को हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमें नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशो के मुताबिक, जो कि सवाल के ऊपर गिवन था। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने मालूम कर लिया, जैसे हम सोल ट्रेडर की मालूम करते हुए आए थे, सेम इसी तरह सोल ट्रेडर की जब हमने अकाउंटिंग की थी और हमने जब उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, वो भी सेम इसी तरह की थी। अब हम यहाँ पे जो अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो जाके हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, और फिर उस नेट प्रॉफिट को हम अमंग द पार्टनर्स, जो दो पार्टनर्स हैं, बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां मैं हेडिंग डालता हूं कि लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो सर सबसे पहला जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो यहां पे आपको दिखेगा वेजेस एंड सैलरीज का, और वो है सर 34,380 का। लेकिन अब आपको ये देखना है कि एडजस्टमेंट तो नहीं लगी इस पे कोई। तो एडजस्टमेंट लगी है सर, वो कहता है कि आपकी इतनी 3,530 एक्रूड है, मींस पेबल है, आपके ऊपर लायबिलिटी है। तो आप इसको मजीद पे करेंगे, इसकी एडजस्टिंग एंट्री आप क्या बनाएंगे कि जो बैलेंस आपको आपके एडजस्टमेंट साइड पे दिया हुआ है, आपने उसको उठाना है और एंट्री बनानी है कि इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट। क्योंकि जब एक्सपेंस बढ़ता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक, वो कहां जाता है, डेबिट साइड पे जाता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक वो कहां जाती है, क्रेडिट साइड पे जाती है। मींस इन एंट्री का ताल्लुक आपकी प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी है, और इस एंट्री का ताल्लुक आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन बैलेंस शीट से भी। तो अब क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं वर्किंग करूंगा, और मैं यहाँ पे इसको जिस तरह से मैंने वर्किंग 1 का नाम दिया था, मैं इसको वर्किंग 2 का नाम दूंगा। और मेरी पहले से लायबिलिटी कितनी है, 34,380 की, और प्लस कितनी मुझे पे करनी है, वो है 35,380 की। जब मैंने इसको प्लस किया, 34,380 प्लस 35,3530 है सर यहाँ पे, 0। तो सर मेरे पास 37910 आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा
कि वेजेस एंड सैलरीज जो हैं वो कितनी है, जिसको वर्किंग 2 है हमारी, और ये कितनी है 37910 37910। उसके बाद सर अगले में वो क्या बोलता है आपसे, अगले में है कि रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, मींस इंश्योरेंस एक्सपेंस है यहाँ पे नीचे, क्योंकि उसने बोला है कि इतना प्रीपेड है, तो बाकी का क्या है एक्सपेंस है। नीचे उसने यहाँ पे हम आए तो उसने इसी एडजस्टमेंट में आपसे एक एडजस्टमेंट लगाई है और ये कहा है कि इंश्योरेंस 1120 वाज प्रीपेड, मींस 1120 ने इस जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है वो प्रीपेड है, तो बाकी का क्या है एक्सपेंस है, मींस प्रीपेड को लेस कर देंगे। इसका भी ताल्लुक है कि एक एंट्री आपकी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन में और आपकी एक्सपेंस में। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इंश्योरेंस एक्सपेंस और यहां पे मैं इसकी वर्किंग कर दूंगा वर्किंग 3, जो कि मेरी इंश्योरेंस कितनी है 17660 माइनस प्रीपेड 1120, तो बाकी का एक्सपेंस कितना आया, तो बाकी का एक्सपेंस आया सर 1654, मीन 16540 आपके क्या हो गए हैं एक्सपेंस हो गए हैं। तो यहाँ पे वर्किंग 3 और 16540 एक्सपेंस हो गए सर। अब ये तो एक्सपेंस हो गए सर, इसके बाद अगला एक्सपेंस सर ये आपका इंश्योरेंस था क्योंकि डील हो गया, हमने इस पे बात कर ली। जनरल एक्सपेंस है सर, जनरल एक्सपेंस कितना है सर 21,350, लेकिन इस पे देखें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने सीधा जनरल एक्सपेंस को उठाया और यहां पे लिख दिया। ये जनरल एक्सपेंस हमारा कितना है 21,350। इसके बाद सर हमारा एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, जनरल एक्सपेंस। अगली एडजस्टिंग एंट्री हम देखते हैं, मींस अगला एक्सपेंस देखते हैं, अगर उस पर एडजस्टिंग लगी होगी तो करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट सर, लैंड एंड बिल्डिंग पे हमारा कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ, मींस ये आइटम किसका है स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन इन बैलेंस शीट का है, लेकिन अगर इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, लेकिन इस पे नहीं लगा। फिक्सचर एंड फर्नीचर पे लगा है सर, और कहा है उसने कि आपकी जो कॉस्ट है वो 21,500 की है, जिसको आप डेप्रिशिएट करेंगे पर एनम, मींस साल में कितने परसेंट, मींस स्ट्रेट लाइन मेथड है ये बेसिकली, और आप इसको जो डेप्रिशिएट करेंगे वो करेंगे 20% पर एनम, ये लिखी हुई इसकी एडजस्टमेंट्स है। Fixtures and fitting are to be depreciated at 20% per annum on cost। इसकी वर्किंग करते हैं कि यहां पे हम इसकी वर्किंग करेंगे वर्किंग 4, और इस वर्किंग 4 में जो कॉस्ट है आपके फिक्स असेट की वो है 21,500, इसको आप 20% डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और 20% डेप्रिशिएट करने के बाद जो इसकी कॉस्ट आती है, जो एक्सपेंस आता है आपका, वो आता है सर 4,300 का। तो मींस में यहां लिख सकता हूं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है सर, जो कि आपके फिक्सचर पे लगा है, वो कितना है 4,300, जिसको मैं वर्किंग 4 का नाम दूंगा। इसके बाद सर आप नीचे आएंगे जब इस सवाल में, तो एक है सर आपके डेप्टर्स हैं आपके, जो कि आपके रिसीवेबल हैं, एक है आपके क्रेडिटर्स जिनका ताल्लुक आपकी बैलेंस शीट से स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन से है। अब
डेप्टर्स हैं सर, आपके रिसीवेबल है, कुछ पैसे डूबे भी हैं आपके। अब क्या है सर, आपने यहां पे देखा तो आपको एक एडजस्टमेंट मिलेगी लास्ट में, जो कि कहती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 3% of debtors at 30 September 2007 is to be created. मीन्स कि आपके जो पैसे डूबे हैं वो आपके डेप्टर्स रिसीवेबल में से कितने डूबे हैं, वो आपके 3% डूबे हैं। तो इसकी वर्किंग करते हैं सर। इसकी वर्किंग करते हैं कि मैं यहां लिखूंगा वर्किंग 5, और वर्किंग 5 में मैं यहां पे लिखूंगा कि मेरा रिसीवेबल था 18,500 का, और 3% जो है वो क्या है इसमें, 3% जो है सर वो क्या है, मेरा डाउटफुल डेब्ट्स हैं। तो मैं इसका निकालता हूं 3%, तो आए सर मेरे पास 555। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्रोविजन ऑफ डेब्ट्स जो निकले हैं मेरे वो कितने हैं, 555 के, जिसको मैंने वर्किंग 5 का नाम दिया। सर ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट हो गई, वर्किंग खत्म हो गई। अब हमें अपना टोटल नेट प्रॉफिट मालूम करना है। तो यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं मेरे, इसका मैंने जब टोटल करूंगा तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो मेरे आते हैं सर यहाँ पे, तो सर वो आते हैं 80655 सर। इसको मैंने जब अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया तो मेरे पास मेरा नेट प्रॉफिट आया सर, मेरा नेट प्रॉफिट आया, और वो आया 25,025, 20,000, 25,025 का सर मेरा क्या आया, नेट प्रॉफिट आया सर। अब इस नेट प्रॉफिट को सर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के दरमियान इनके रेशो के मुताबिक, जो कि 3:2 है। मींस के टोटल 5 हिस्से हैं, 3:2 का मतलब टोटल 5 हिस्से हैं, जिसमें से 3 हिस्से किसके हैं, कास्टर के हैं, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मींस इस तरह तरतीब से, और 2 हिस्से किसके हैं, व्हील के हैं। तो यहां पे हमने कंपटीशन करनी है कि कास्टर को 25,025 में से 3 हिस्से मिलेंगे 5 में से, जिसकी कॉस्ट आती है ऑलमोस्ट सर, क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, 15,015 से, और व्हील को जो मिलेंगे वो 25,025 में से 2 हिस्से मिलेंगे 5 में से, और इसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है सर ऑलमोस्ट 10010। मींस ये प्रॉफिट अब इनमें क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सर सबसे पहले हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जिसमें हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया वर्किंग के साथ, इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वर्किंग के साथ मालूम किया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो फिर नेट प्रॉफिट आया, और उस नेट प्रॉफिट को सिंपली
डिस्ट्रीब्यूट किया। सर ये थी वो इनकम स्टेटमेंट जो कि आपसे ओ लेवल अकाउंटिंग में टेस्ट करता है। वो इंशाल्लाह इसकी बैलेंस शीट के साथ आपसे वादा है कि प्रॉफिट एंड सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट के साथ जो सवाल मैं करवा चुका हूं उसकी भी बैलेंस शीट और इसकी बैलेंस शीट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।